नमस्कार, मेरा नाम वीना पानी दुबे है और मैं सीएमडी कॉलेज बिलासपुर में वनस्पति शास्त्र विषय पढ़ाती हूँ। आज मैं आपको एंथोसरस की पूरी जानकारी दूंगी, मैंने उसके लाइफ साइकिल और उसका सारा स्ट्रक्चर जो आपके कोर्स में है फर्स्ट ईयर में ब्रायोफाइट वाली यूनिट में, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एंथोसरस को हॉर्नबर्ड के नाम से भी जाना जाता है और आप देखेंगे ये स्लाइड में मैंने बताया है कि किस प्रकार से इसके थैलस के ऊपर जो है इसका ग्रीन प्रोस्टेट थैलस होता है, थोड़ा सा ब्लूइश ग्रीन, उसके ऊपर किस प्रकार से हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो लगे हुए होते हैं। ये जो हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर हैं एक्चुअली उसके वर्टिकल स्पोरोगोनियम है और अन्य जो आपने अभी तक ब्रायोफाइट्स पढ़े हैं रिक्शिया मार्केंसिया, उनमें ऐसा नहीं होता है क्योंकि उनके स्पोरोफाइट्स अंदर होते हैं। तो ये भिन्नता है, ये डिफरेंस का पॉइंट हो गया कि इसका जो स्पोरोफाइट है वो हमको ऊपर से लगा हुआ दिखेगा। ये एक पहचान का लक्षण भी हो गया। ठीक है, चलिए अब हम इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन देखते हैं। तो इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन क्या है? डिवीजन ब्रायोफाइटा में आता है, क्लास इसका एंथोसेरोटॉप्सिडा है, ऑर्डर एंथोसेरोटेल्स है, फैमिली एंथोसेरोटेसी है और जीनस जो है वो एंथोसेरॉस है। अब इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखते हैं। ये जो है कॉस्मोपॉलिटन है डिस्ट्रीब्यूशन में, मतलब इसकी जो स्पीशीज हैं वो विश्व के सारे प्रदेशों में पाई जाती हैं, चाहे वो टेम्परेट हो चाहे वो ट्रॉपिकल हो। करीब इसकी 200 से भी ज़्यादा स्पीसीज हैं जो अभी तक ज्ञात हैं, उसमें से इंडियन स्पीसीज 25 हैं और जो मोस्ट कॉमनली इंडिया में मिलती हैं स्पीशीज वो जो हैं वो एंथोसेरस हिमालयनसिस, एंथोसेरस इरेक्टस और एंथोसेरस छम्बेंसिस हैं। ज़्यादातर ये 5000 से 8000 फुट की ऊंचाई तक हमको मिल जाता है। इसके अलावा जैसे मसूरी में, कुल्लू में, मनाली में, आउटर एरियाज में, हिमालयाज के कुमाऊं चंबा वैली वगैरह जो है, साउथ इंडियन हिली ट्रैक्स में, डलहौजी में, यहाँ पे भी इसकी स्पीशीज बहुत ज़्यादा मिलती हैं, खूब मिलती हैं। चलिए हम इसके वासस्थान के बारे में अब जान लेते हैं। तो ज़्यादातर इसका एंथोसेरस की जो स्पीशीज़ हैं ये मॉइस्ट क्लेई सॉइल में मिलती हैं, जहाँ पे कि गीली चट्टानें हैं, उनके बीच बीच में जो दरार जैसी रहती वहाँ मिल जाती हैं। जो मॉइस्ट स्लोप्स होते हैं उनके ऊपर मिल जाती हैं। और हिमालयनसिस जो है वो पेरिनियल स्पीशीज़ है, जबकि इरेक्टस जो है एंथोसेरस इरेक्टस जो है वो एनुअल स्पीशीज़ है। अब चलिए इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में जानते हैं कुछ। तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी यानी जो हम नेकेड आई से देखने पे, हम सामान्य आंखों से जो हमको दिखे वो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है। तो ये क्या है? बहुत ही छोटा सा प्रोस्टेट थैलस है, छोटा होता है और वेरियसली लोब्ड है। थैलस जो है डाइकोटोमस होता तो है लेकिन उतनी प्रोमिनेंट डाइकोटोमी नहीं होती है जैसी रिक्शिया और मार्केंसिया में होती है। तो वेरियसली लोब्ड थैलस इसलिए हम इसको बोलते हैं। और जो इसके लोब्स हैं वो मार्जिन्स के ऊपर जो है ओवरलैप करते हैं। खास बात इसकी ये है कि इसमें कोई भी सुस्पष्ट मिडरिब नहीं होती, डिस्टिंक्ट मिडरिब नहीं होती। थैलस का जो कलर है वो ब्लूइश ग्रीन होता है क्योंकि इसके अंदर जो है एक ब्लू ग्रीन एल्गा मौजूद है जिसका नाम नॉस्टॉक है। तो उसकी प्रेजेंस के कारण इसका जो कलर है ऊपर से ब्लू ग्रीन दिखता है। और इसमें वेंट्रल सरफेस पे जैसे हम थैलस को पलट देंगे, जैसे डॉर्सी वेंट्रल थैलस है, तो आप मेरा हाथ देख पा रहे हैं। तो अगर मेरे हाथ की ऊपर की सतह को अगर हम डॉर्सल मानेंगे तो ये थैलस की भी डॉर्सल हुई, और अगर मैं इसको पलट दूं तो ये वेंट्रल सरफेस हुई। तो ये वाली सरफेस में जो वेंट्रल सरफेस है जो कम ग्रीन होती है उसमें यूनिसेलर रॉयजर्ट्स पाए जाते हैं। ये लेकिन स्मूथ वॉल्डी होते हैं। टुबरकुलेट राइजॉइड और स्केल्स जो हैं इसमें सर्वथा नहीं होते, माने कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं। सो देखिए मैंने यहाँ पे आपको हाईलाइट भी किया है कि देयर इज ए कंप्लीट एब्सेंस ऑफ टुबरकुलेट राइजॉइड्स एंड स्केल्स। तो ये अंतर हो गया मार्केंसियस के मेंबर से, है ना। और दूसरा अंतर का पॉइंट क्या हुआ कि ऊपर से ही देखने में
थैलस में एक हॉर्न लाइक आपको अपेंडेज जैसा दिखेगा, डॉर्सल सरफेस नहीं, जिसके कारण इसका नाम हॉर्नबर्ड पड़ा। और वो क्या है? वो उसका स्पोरोगोनियम है। ठीक है, बारे में देखते हैं। तो इंटरनल स्ट्रक्चर जिसका बहुत सिंपल है, देखिए मैंने स्लाइड में दिखाया है। पूरी ऊपर से नीचे माने फ्रॉम द अपर एपिडर्मिस अप टू द लोअर एपिडर्मिस एक ही प्रकार की सेल्स हैं जो कि नॉर्मल पैरेन्काइमा की हैं, ग्रीन हैं, और सारी सेल्स एक सी हैं, कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है उनमें। और उनके अंदर एक बहुत ही सुस्पष्ट प्रकार का क्लोरोप्लास्ट है, और क्लोरोप्लास्ट के अलावा एक सुस्पष्ट न्यूक्लियस भी है। लेमिनेट क्लोरोप्लास्ट, अब ये देखिए ये विशेषता है इसकी, है ना, तो जो कि अन्य ब्रायोफाइट में ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा जो एक विशेषता है वो ये है कि इसमें स्लाइम कैविटीज मिलती हैं, जो कि वेंट्रल सरफेस पर ज़्यादा मिलती हैं। और ये स्लाइम कैविटी वेंट्रल सरफेस पे माने लोअर एपिडर्मिस में एक स्लिट के माध्यम से बाहर खुलती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्लाइम पोर बोलते हैं, या म्यूसिलेजिनस कैविटी की ओपनिंग का स्लिट भी, कभी कभी हम म्यूसिलेजिनस स्लिट भी उसको बोल देते हैं। अब देखिए इसमें हाईलाइट करके मैंने बताया है एक जगह कि पाइरिनॉइड जो है वो कैसा है सेल्स के अंदर, और उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट कितना सुस्पष्ट है और न्यूक्लियस भी कितना प्रोमिनेंट है। और लोअर साइड में जो है इसमें सिर्फ स्मूथ वॉल्ड राइजर्स पाए जाते हैं। तो ये बड़ी सिंपल सी इसकी एनाटॉमी है। तो मान लीजिए आपको एग्जाम में आता है कि डिस्क्राइब दी स्ट्रक्चर ऑफ द गैमेटोफाइट ऑफ द एंथोसरॉस या हॉर्नबर्ड, तो आपको क्या बताना पड़ेगा? एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी बतानी होगी और इंटरनल स्ट्रक्चर बताना पड़ेगा, जो कि हमको कैसे दिखता है? टीएस थैलस के रूप में दिखता है। ये फिर से एक मैंने आपको फोटो दी है जिसमें म्यूसिलेज कैविटी जो है वो एनलार्ज दिख रही है, और उसके अंदर जो नॉस्टक फिलामेंट है वो भी दिख रहा है सो स्पष्ट, इवन उसकी हेट्रोसिस्ट भी दिख रही हैं। ओके, वी विल कम टू रिप्रोडक्शन ऑफ द थैलस, प्रजनन जिसको हम बोलते हैं। तो प्रजनन जो है, जैसा सभी ब्रायोफाइट में दो ही प्रकार का प्रजनन या रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव सेक्सुअल, ऐसा ही एंथोसरॉस में होता है। तो एंथोसरॉस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो 4 प्रकार से होता है। एक तो हो गया बाई प्रोग्रेसिव डेथ एंड डिके ऑफ द ओल्डर पार्ट्स ऑफ द थैलस, दूसरा जो है ट्यूबर्स के माध्यम से कुछ स्पीशीज में होता है, किसी स्पीशीज में ग्रोइंग एपाइसिस बन जाते हैं जो बाद में रिजेनरेट करके थैलस को बना देते हैं, और बहुत रेयर है, कुछ कम ही स्पीशीज में गैमी भी देखे गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइफ साइकिल का जो मेन मोड है वो क्या है? वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अब हम जानते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा है? वो स्पीशीज जो है ज़्यादातर आप देखेंगे तो मोनोशियस ही होती हैं, लेकिन कुछ डायसिस स्पीशीज भी होती हैं। मोनोशियस स्पीशीज में जैसे फ्यूजिफॉर्म पियर्सोनाई है, और डायोसियस स्पीशीज में इरेक्टस और हाइलाई है। सेक्स ऑर्गन्स, एज यू नो, the sex organs of the bryophytes, they are known as antheridium and archegonium respectively as male and female sex organs. So is the case with the Anthosauros also. Both the organs, they are found embedded on the dorsal surface of the thallus. Okay. अब हम सेक्स ऑर्गन्स बने कैसे, डेवलप कैसे हुए, तो हम उनके डेवलपमेंट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पहले मेल सेक्स ऑर्गन या एंथ्रीडियम डेवलपमेंट की चर्चा करते हैं। तो एंथ्रीडियल डेवलपमेंट कैसे शुरू होता है? कोई भी डॉर्सल सरफेस की जो सुपरफिशियल सेल है, इट कैन स्टार्ट द डेवलपमेंट ऑफ द एंथ्रीडियम। बस इसमें अंतर ये होता है कि डेवलपमेंट इज एंडोजीनस। ठीक है, अब ये जो सेल है, ये जो स्टार्ट करती है डेवलपमेंट को, उसको हम बोलते हैं एंथ्रीडियल इनिशियल। दिस डिवाइड्स बाय ए ट्रांसफर डिवीजन सो एज टू फॉर्म the roof initial and the enthedial chamber. Now the roof initial, this forms a double layered roof over the enthedial chamber of the Anthosaurus enthedium. ये खास बात है, अन्य किसी ब्रायोफाइट में ऐसा नहीं होता है। तो बाकी जो एंथ्रीडियम है वो पूरा एंथ्रीडियल इनिशियल की एक्टिविटी से बनता है। नाउ एंथ्रीडियल इनिशियल इज डिवाइड्स बाय 2 वर्टिकल डिविजन्स
at right angle to each other and forms 4 cells. Then again it divides by transfer division to form 2 tiers of 4 cells each. Now these 4 cells of the lower tier, they are called the stalk cells, and the which forms the stalk, and the upper tier cells, they are called the they will actually form the antheridium. Now the 4 upper tier cells, they again divide transversely to form an octant, and each cell of it divides now periclinally to give rise 2 layers of its cells. The outer layer is called jacket cells or the jacket initials, and the inner layer at the primary androgonial cells. Now you know that the jacket cells, they become sterile and they always form the sterile part. Sterile part क्या होगा? वॉल ऑफ द एंथ्रीडियम. तो जैकेट ऑफ द एंथ्रीडियम या वॉल ऑफ द एंथ्रीडियम किसकी एक्टिविटी से बना? जैकेट सेल की एक्टिविटी से बना. और प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल क्या बनाएंगी? ये रिपीटेड डिवीजन करके एक मास ऑफ एंड्रोगोनियल सेल्स बनाएंगी, और वो जो मास ऑफ एंड्रोगोनियल सेल्स हैं वो आगे चल के फिर क्या बना देंगी? वो बना देंगी एंड्रोगोनियल सेल्स, और उन एंड्रोगोनियल सेल से फिर क्या बन जाता है? एंड्रोसाइट मदर सेल्स, और वो एंड्रोसाइट्स मदर सेल जो हैं वो फिर ईच एंड्रोसाइट मदर सेल जो है इट गिव राइज टू 2 एंड्रोसाइट्स which metamorphize into male sperm, or you can say the antherozoid. So this is how the male sperm or the antherozoid it is formed by the development of the single initial. So this is again a slide which shows that inside the antheridial chamber there are more than one antheridia. They are there, and in the side you can see the biflagellate spindle-like male sperm, or you can say the antherozoid also. Now let us come to the आर्किगोनियल डेवलपमेंट की तरफ आते हैं. आर्किगोनियल डेवलपमेंट में क्या होता है? आर्किगोनिया हमेशा ग्रोइंग पॉइंट के पास में ही प्रोड्यूस होती हैं एक्रोपिटल में. दे अगेन डेवलप फ्रॉम द सुपरफिशियल डॉर्सल सेल क्लोज टू द ग्रोइंग पॉइंट, एंड that cell which starts the division is known as archegonial initial. This divides by 3 vertical intersecting divisions to form one central primary axial cell and the 3 peripheral initials. Now the central cell, this divides by again a transfer division so as to give rise the central primary axial cell, this divides by a transfer division so as to give rise a larger central cell and the primary cover initial. Now the central cell, it forms the primary neck canal cell and the primary ventral cell. तो अब आपको एकदम स्पष्ट हो गया होगा कि इसी से आगे का मेन जो भाग है आर्किगोनियम का वो बनना है. Primary ventral cell, this give rise to ventricanal cell and egg, and the primary neck canal cell is forms a row of 4 to 6 neck canal cells. Now what about the fate of that outer cover initial? जो cover initial थी उसमें फिर एक वर्टिकल और ट्रांसफर डिवीजन होता है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 कवर सेल्स. जैसा नाम से स्पष्ट है वो कवर सेल आर्किगोनिया की माउथ पर होती. और जो पेरिफेरल इनिशियल्स हैं दे अगेन डिवाइड बाय ट्रांसफर डिवीजन सो एज टू फॉर्म द जैकेट और द वॉल ऑफ द आर्किगोनियम. ये एक्चुअली एंथोसेरॉस में जो एंथीडियम है उसमें जो एंड्रोसाइट्स हैं वो पूरी की पूरी मास ऑफ एंड्रोसाइट जो हैं वो लिबरेट होती हैं, और चूंकि थोड़े ही समय में ये मेटामॉर्फाइज होके मेल स्पर्म में या एंथेरोजोइड में बदल जाती हैं, जो कि फ्रीली स्विम कर सकते हैं क्योंकि बाइफ्लैजिलेट होते हैं, मोटाइल होते हैं, इसलिए वो तैरते रहते हैं, फ्रीली स्विम करते रहते हैं. जो आर्किगोनियम है उसमें डिजेनरेट हो जाती हैं नेक कैनाल सेल और वेंट्रिकल सेल, और ये जो एक श्लेष्मी पदार्थ होता है, मिसलेज होता है, ये एक माउंट के रूप में ऊपर सतह पर दिखता है. ये भी विशेषता है एंथोसेरॉस की. फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है. तो फर्टिलाइजेशन जो है इसके लिए जैसा कि आपको मालूम है कि सारे ब्रायोफाइट्स में वाटर इज मोस्ट एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन. For this reason, again we can consider that bryophytes, they are still the primitive ones.
अब जब फर्टिलाइजेशन होता है तो एंथ्रोजॉइड जो है दे आर अटैच्ड टू द माउथ ऑफ द आर्किगोनियम बाय सीक्रेशन ऑफ ए स्पेशल केमिकल सब्सटेंस। इसको हम बोलते हैं ये कीमोटैक्टिक रिस्पॉन्स है। ये जो मूवमेंट है एंथ्रोजॉइड का टुवर्ड्स द माउथ ऑफ द आर्किगोनियम, दिस इज कॉल्ड ए मूवमेंट विच इज कीमोटैक्सी। तो इस पदार्थ के कारण जो है द एंथ्रोजॉइड दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द माउथ ऑफ द archegonium or the female structure, and the male gametes they are forced, or you can say they move towards the narrow passage of the archegonium, and this ultimately they leads to reach the egg, and ultimately the anthrozoid nucleus or the male nucleus fuses with the egg or the female nucleus and completes the process of fertilization. So this is fertilization is over. Once the fertilization is over, तो fertilization जब हो गया तो हमको क्या मिलेगा? एक मेल न्यूक्लियस और एक फीमेल न्यूक्लियस के फ्यूजन से हमको एक 2s स्ट्रक्चर मिला जो कि जाइगोट कहलाता है। और अब जाइगोट क्या कहलाएगा या फर्टिलाइज एग को हम क्या बोलेंगे? अब चूंकि ब्रायोफाइट्स कैसे हैं, गैमेटोफिटिक होते हैं नेचर में, तो जब फर्टिलाइज एग बन गया तो जाइगोट क्या कहलाएगा? दिस विल रिप्रेजेंट एज द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन। ये 2x हो गया। ठीक है, ये बात हमको ध्यान में रखनी है। अब हम देखते हैं स्पोरोफाइट कैसे डेवलप हुआ। तो स्पोरोफाइट कैसे डेवलप हुआ? जो जाइगोट बना उसमें पहला चेंज होता है, इट ऑक्यूपाइज होल ऑफ द वेंटर, होल ऑफ द ल्यूमेन ऑफ द वेंटर। वेंटर की जो गुहा है उसको पूरा वो भर लेता है, एंड इट एनलार्जेस इन साइज एंड ऑक्यूपाइज होल ऑफ द ल्यूमेन ऑफ द वेंटर एंड सीक्रेट्स इट्स ओन वॉल। एक्चुअली क्या होता है, ऐसा पाया गया है कि जाइगोटिक एनलार्जमेंट से एक उद्दीपन मिलता है, एक स्टिमुलस मिलता है, किसको? वॉल ऑफ द वेंटर को, एंड दे डिवाइड वंस मोर सो एज टू प्रोड्यूस वन मोर वॉल। ठीक है, नाउ द फर्स्ट डिवीजन ऑफ द जाइगोट इट इज वर्टिकल, it is vertical, ठीक है, resulting in the formation of 2 cells. Now the second wall is transverse, so 4 cells are formed. They may be equal, may not be equal. कुछ स्पीशीज में थोड़ा सा अनइक्वल डिवीजन होता है, कुछ स्पीशीज में थोड़ा सा इक्वल होता है, लेकिन फर्स्ट ईयर की स्टेज में हम अगर इतना भी याद रखेंगे कि जाइगोट में पहला डिवीजन वर्टिकल होता है, फॉलोड बाय ए ट्रांसफर डिवीजन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 cells, तो इतना भी हमारे लिए पर्याप्त है। देन ए वर्टिकल वॉल इज लेड डाउन, एंड सब में जो 2 सेल थी उन दोनों में वर्टिकल वॉल लेड डाउन हुई, लेकिन वो कैसे हुई? एट राइट एंगल टू दी फर्स्ट। तो पहले कितनी 4 सेल थी, अब राइट एंगल पर सेकंड वॉल हुई तो कितनी सेल्स हो जाएंगी? ऑक्टेंट बन जाएगा। हमेशा जब राइट एंगल पर सेकंड डिवीजन होता है फर्स्ट के, तो क्या हो जाता है? सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स जो है डबल हो जाती हैं। तो 4 से कितनी बन गई? 8 बन गई। अब उसके बाद क्या होगा कि जो अपर सेल्स जो हैं वो थोड़ी सी लार्जर हैं, मैंने पहले बताया, और नीचे की सेल्स जो हैं ऑक्टेंट की वो थोड़ी सी छोटी हैं। अब जो 4 अपर सेल्स हैं दे अगेन डिवाइड बाय ट्रांसवर्स वॉल्स रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ 3 टायर्स। 2 पहले ही थे, अब एक टायर और बन गए तो 3 टायर्स हो गए, और उनमें कितनी कितनी सेल्स हैं? 4 सेल्स हैं। तो अब हमारे पास जो हमको प्रोएम्ब्रियो मिला या शुरू का स्पोरोफाइट मिला वो कैसा है? वो 3 टायर वाला है जिसमें 4-4 सेल्स हैं। सो 3 टायर्स ऑफ 4 सेल्स ईच दे आर फॉर्म्ड। उसके बाद फर्दर डिविजन्स क्या होते हैं? लोअर मोस्ट टायर में जो डिवीजन होते हैं वो तो बहुत इरेगुलर और रेगुलर टाइप के डिवीजन होते हैं, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ए ब्रॉड बल्बस पैरेन्काइमेटस फुट। इसका मतलब क्या हुआ? फेट यहाँ पे पता चलते जा रहा है। फर्स्ट जो टायर था लोअर मोस्ट टायर, उससे क्या बना? फुट बना। सेकंड वाला था, उससे क्या बनेगा? एक जोन बनता है छोटा सा, जिसको कि हम मेरिस्मेटिक जोन बोलते हैं। और जो अपर मोस्ट टायर हैं उसमें उसकी सेल जो हैं दे फर्स्ट डिवाइड बाय ट्रांसफर डिवीजन टू फॉर्म 2 और 3 टायर्स ऑफ सेल्स, और उसके बाद फिर उनमें एक पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है जिसके कारण 2 लेयर्स आर सेपरेटेड। द आउटर लेयर इज कॉल्ड एम्फिथीसियम एंड द सेंट्रल लेयर इज कॉल्ड एंडोथीसियम। The entire endothelium it gets sterile minded. This is the difference from the Riccia and Markensia. उसमें ऐसा नहीं होता है।
तो एंडोथीसियम क्या बना रही है, पूरी स्टेराइल हो जा रही है और वो कॉलुमेला बना रही है, जबकि एम्फीथीसियम जो है इट डिवाइड्स बाय पेरिकार्डियल वॉल टू फॉर्म ए वॉल। तो वॉल कैसे बनेगी, एकदम थोड़ी बन जाएगी। तो एम्फीथीसियम जो है पहले पेरिक्लाइनल वॉल से डिवाइड होती है और एक स्टेराइल लेयर बनाती है, जैकेट इनिशियल जिनको हम बोलते हैं। और जो बाहर वाली माने जो कहना चाहिए, जो एम्फीथीसियम की जो जैकेट इनिशियल्स थी उनमें फिर और डिवीजन होते हैं, जिसके कारण एक 4 लेयर्ड या 4 से कभी कभी 4 to 6 लेयर की वॉल बन जाती है। लेकिन जो एंडोथीसियम लेयर हैं वो हमेशा थोड़ा डिवीजन करके प्राइमरी स्पोरोजीनस लेयर बनाती हैं, विच इज नोन एज आर्कीस्पोरियम। चित्र में आप देखिए सब स्पष्ट है। तो अब लेकिन जो वॉल लेयर बनी थी, माने जो जैकेट इनिशियल्स थी, उन्होंने क्या किया है, जैकेट इनिशियल्स ने डिवीजन करके एक बार डिवीजन हुआ, 2 बार डिवीजन हुआ, 3 बार डिवीजन हुआ, तो उसके बाद उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने एक 4 से 6 लेयर वाली वॉल बनाई, जिसकी आउटर मोस्ट लेयर को हम बोलते हैं एपिडर्मिस, और अंदर वाली जो लेयर्स हैं उनको हम वॉल लेयर्स प्राय बोल देते हैं। और उनमें जो है क्लोरोप्लास्ट डेवलप हो जाते हैं और थोड़ी सी स्पेसेस भी डेवलप हो जाती हैं, ताकि वो जब एपिडर्मिस में जो पोर्स गैस्ट्रोमेटा होता है उनके कारण वो बाहर के वातावरण से कम्युनिकेट कर सके। तो इसका मतलब अब जो यंग आर्कीस्पोरियम है वो कैसी दिखती है हमको, आप याद रखिए कि हॉर्न जैसा स्ट्रक्चर था स्पोरोगोनियम का। तो यंग आर्कीस्पोरियम जो है इट ओवर आर्चेस द राउंडेड एपेक्स ऑफ द कॉलुमेला। बीच का पार्ट क्या है, कॉलुमेला है, वो स्ट्राइल है पूरी, तो उसके ऊपर जो है ऐसे यू शेप में, माने एक डोम लाइक मैनर में जो है फर्टाइल आर्कीस्पोरियम उसको घेरे रहती है। और इस चीज को हम क्या बोलते हैं, द आर्कीस्पोरियम ओवर आर्चेस द सेंट्रल स्ट्राइल कॉलुमेला। क्या बोलते हैं, इट ओवर आर्चेस, माने एक आर्च जैसा बना लेती है, एक डोम लाइक फैशन में उसको कवर किए हुए रहती है। अब इसकी भी खास बात यह है, आप देखेंगे, और ये कभी कभी अकेला चित्र बनाने को भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाता है परीक्षा में, कि एक ही स्पोरोफाइट में आपको डेवलपमेंट की सारी स्टेजेस देखने को मिल सकती हैं, अगर उसको आप डिफरेंट प्लेन में सेक्शन काटें तो। ये चित्र में दिया हुआ है, टीएस में भी कैसा दिखेगा और एलएस में कैसा दिखेगा। तो बेस में, एट द बेस, जो स्पोरोफाइट का बेस है, फुट के ऊपर वाला भाग, उसमें आप देखेंगे कि आर्कीस्पोरियम सिंगल लेयर दिख सकती है, सेल छोटी छोटी हैं। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो डबल लेयर दिखेगी, उसके बाद थोड़ा ऊपर और जाएंगे तो 4 लेयर दिखेगी, और उसके बाद जो है स्पोरोजीनस टिश्यू, माने उसमें और डिवीजन हो गए तो स्पोरोजीनस टिश्यू, और उसके बाद में जो फर्दर डिफ्रेंशिएशन हो गया तो इट गेट कन्वर्टेड इनटू स्पोर मदर सेल्स एंड सूडो इलेटर मदर सेल्स। तो स्पोर मदर सेल्स कैसी होती हैं, दे आर लार्ज ओवल स्फेरिकल विथ कॉन्स्पिकुअस न्यूक्लियस। लेकिन कुछ छोटी सेल्स होती हैं जो कि स्ट्राइल हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये वो स्पोर मदर सेल्स हैं जो कि अपने आप को फर्टाइल नहीं रख पाई, तो वो किस में कन्वर्ट हो गई, वो सूडो इलेटर मदर सेल कहलाई, क्योंकि वो स्ट्राइल हैं, वो स्लेंडर हैं, थोड़ी सी इलिप्टिक सेल्स हैं, और उनका जो न्यूक्लियस है वो छोटा होता है, स्मॉल होता है। ठीक है। नाउ ईच स्पोर मदर सेल आफ्टर मियोटिक डिवीजन इट डिवाइड्स अगेन इनटू टू गिव राइज 4 हैप्लॉइड स्पोर्स। आपको मालूम है जो स्पोर मदर सेल है वो 2x जनरेशन की लास्ट सेल हुई, क्योंकि लाइफ साइकिल में प्लांट कैसा है, गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई एक्स स्टेज लानी होगी, कैसे भी हमको एक्स स्टेज लानी होगी। एक्स स्टेज कैसे आएगी, जब स्पोर मदर सेल में कौन सा डिवीजन होगा, रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन है ना मियोसिस। तो प्रत्येक स्पोर मदर सेल में मियोसिस होती है, जिसके कारण प्रत्येक स्पोर मदर सेल 4 हैप्लॉइड स्पोर्स को जन्म देती है। और यही स्पोर्स फिर आगे चल के मैं बताऊंगी, जब जर्नेट करेंगे तो पूरा थैलस बना लेंगे। तो थैलस कैसा है, हैप्लॉइड है, गैमेटोफाइट है। तो स्पोर ने जर्नेट करके क्या बनाया, फिर से थैलस बना दिया। वो क्या है, वो भी हैप्लॉइड है, और इस प्रकार से लाइफ साइकिल चलती है। अब सूडो इलेटर मदर सेल्स क्या करती हैं, तो सूडो इलेटर मदर सेल जो हैं
वो डेवलप करके सूडो इलेटर्स बना देती हैं। तो सूडो इलेटर्स कैसे होते हैं, ये मैंने अगली स्लाइड में आपको बताया है, जिसमें इलेटर्स भी दिख रहे हैं और एक डोम शेप आर्किस्पोरियम भी दिख रही है जो फुल्ली मैच्योर है। सूडो इलेटर्स क्या होते हैं, वो हाइग्रोस्कोपिक होते हैं और उनमें स्पाइरल थिकनिंग्स होती हैं और वो स्पोर डिस्पर्सल में मदद करते हैं। चलिए, आई सपोज यू आर नॉट गेटिंग बोर्ड। ओके, लाइफ साइकिल बड़ी इंटरेस्टिंग है इसकी और बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री वाला ये एक मेंबर आपके कोर्स में है। अब हम देखते हैं कि इसका मैच्योर स्पोरोगोनियम माने वही जो हमको हॉर्न जैसा दिख रहा था बाहर से। तो देखते हैं भाई इसके अंदर क्या है। तो ये स्ट्रक्चर जो है मैच्योर स्पोरोगोनियम का, इसमें क्या है, ये 3 भागों में भिन्नित होता है। इट इज डिविजिबल इनटू 3 पार्ट्स, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। नाउ फुट इज ए वल्वस पार्ट, है ना। पिछली स्लाइड में हमने देखा नीचे जो ऐसा बड़ा सा उभरा हुआ सा भाग है वो क्या है, नॉर्मल पैरेन्काइमा का वो फुट है। और ये कहाँ धंसा रहता है, जब अपन चित्र बनाते हैं, पहले ही चित्र में जो मैंने आपको दिखाया है उसमें देखिए एक नीचे उभार जैसा बना है ना, जो स्पोरोगोनियम को साधे है, उसको रखे है, मतलब लगाए हुए रखे है, किसमें, थैलस में। तो फुट वही है, बल्बस है। कैसे बना ये अपन ने डेवलपमेंट में पढ़ लिया। तो ये जो है थैलस से लगाए रखता है एंटायर स्पोरोगोनियम को और बल्बस पार्ट है। इसका काम होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड मटेरियल, गैमेटोफाइट से खाना खींचता है ये और ऊपर डेवलपिंग कैप्सूल को पहुंचाता है। फिर इसमें आप देखिए कि बीच में सीटा नहीं होता, मेरिस्टेमेटिक जोन है, या इसको हम इंटरकलरी मेरिस्टेम या इंटरकलरी जोन भी बोल देते हैं, इंटरकलरी रीजन भी बोल देते हैं, एक ही बात है। तो ये जो मेरिस्टेमेटिक जोन है, इट इज सिचुएटेड जस्ट अबव द फुट। तो फुट और कैप्सूल के बीच में ये होता है। इसकी सेल जो है हमेशा डिवीजन की स्थिति में होती हैं, हमेशा डिवाइड करती रहती हैं और इसी कारण क्या होता है कि एंथोसोरस का थैलस हमेशा उत्तरोत्तर धीरे 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 बढ़ते रहता है। इट इज ऑलवेज इन ए स्टेट ऑफ डिवीजन बिकॉज द मेरिस्टेमेटिक जोन दे आर प्रेजेंट। नीचे जब मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं हैं, प्रभावी कोशिकाएं हैं, तो उनकी तो फेट है, उनका काम है डिवीजन करते रहना, तो वो डिवीजन करके ऊपर सेल्स देती रहती हैं और वो कन्वर्ट होती रहती हैं अपने अनुसार, जो काम उनको करना है उसके अनुसार। ठीक है, अब जो मेन पार्ट है इसका वो है कैप्सूल। कैप्सूल जो है, इट इज a cylindrical structure and horn-like part of the sporogonium. It contains always the fertile spores and the sterile central solid columella, जो मैंने आपको पहले बताया। और कॉलुमेला के दोनों साइड्स में आप देखेंगे तो सूडो इलेटर्स मिलेंगे और जो पूरी की पूरा कैप्सूल है वो 2 से लेके 4 लेयर वाली बॉल से घिरा हुआ रहता है, जिसमें कि क्लोरोप्लास्ट भी है। और ये क्लोरोप्लास्ट जो है, इसके कारण टू सम एक्सटेंट की एंथोसोरस कैन मेक इट्स ओन फूड। तो थोड़े समय के लिए ये एक ऐसा ब्रायोफाइट है जो आंशिक रूप से स्वतंत्र जीवी हो सकता है या इंडिपेंडेंट लाइफ लीड कर सकता है। ठीक है, अब कैप्सूल के अंदर स्पोर तो बन गए, लेकिन ये जब डिहाइज कैसे होंगे, मतलब इनका विकरण कैसे होगा। ये बाहर निकलेंगे तब तो एक्सटीरियर में जाएंगे और फिर नमी इनको मिलेगी, वातावरण के जर्मिनेट होंगे। तो टिप ऑफ द कैप्सूल है, ये इसका डिहेशन भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसा कि और ब्रायोफाइट में नहीं होता। तो होता क्या है कि जो इसकी टिप है कैप्सूल की, वो श्रिवल करती है जब इसमें से पानी उड़ता है, मतलब पानी जब इससे खत्म होने लगता है, लॉस ऑफ वाटर होता है। तो एटमॉस्फेयर में जब लॉस ऑफ वाटर होता है इसके थ्रू, तो ये क्या होती है, थोड़ी सी सिकुड़ती है। तो इस श्रिंकेज के कारण क्या होता है कि कैप्सूल में एक रेजिस्टेंस आता है, किसके खिलाफ, जो सॉलिड मास अंदर जो कौन भरा है, अंदर स्पोर भरे हैं और सूडो इलेटर्स हैं। तो सूडो इलेटर और स्पोर्स के ऊपर कहना चाहिए एक फोर्स जैसा एग्जर्ट होता है, एक प्रेशर एग्जर्ट होता है, और जिसके कारण जो है एक स्लिट लाइक स्लिट माने एक दरार जैसी ऊपर हमको दिखती है उसकी वॉल के ऊपर। तो इसी को हम बोलते हैं दिस इज द फर्स्ट स्लिट, or you can say this is the first slide slit and it is the first line of dehiscence, है ना। ऐसा कहा गया है कि ये पहले फर्स्ट लाइन ऑफ डेसेंस बनता है, उसके बाद ये ग्रेजुअली ये स्प्लिट वाइडन होती जाती, माने चौड़ी होती जाती है, लार्ज होती जाती है, डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ जाती जाती है,
और ये उससे गति अपनी बनाए रखती है कि मैचुरेशन ऑफ स्पोर्स जो है वो जैसे जैसे होते हैं वैसी वैसी स्लिट नीचे की ओर बढ़ती जाती है। जैसे ही इंटरनल मास एक्सपोज्ड हो जाता है तो सूडोइलेटर जो है वो अपनी ट्विस्टिंग मूवमेंट्स करने लगते हैं, हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट्स करने लगते हैं। और जैसे ही ड्राइंग कंटिन्यू होते जाता है सूडोइलेटर के टेंशन के कारण सारे और उनकी हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट के कारण जो स्पोर्स हैं दे आर सेट फ्री टू द एक्सटीरियर, एंड दिस इज हाउ द डिस्पर्सल टेक्स प्लेस इन केस ऑफ एंथोसेरॉस. The diagrams you can see in the slide, and some people like Praskar, he has opined that air currents, हवा की जो बहाव है वो भी शायद उसका भी कुछ रोल होता है डिस्पर्सल में, ऐसा प्रास्कर साहब ने माना है. स्पोर पढ़ते हैं. स्पोर माने क्या हुआ, ये क्या हुई, ये प्रथम कोशिका हुई गैमेटोफिटिक जनरेशन की, और यू कैन से दिस इज द फर्स्ट सेल ऑफ द गैमेटोफिटिक जनरेशन. स्पोर कैसा होता है, टेट्राहीड्रल है, आउटलाइन में 2 लेयर की वॉल से घिरा हुआ है. एक थिक एक्सोस्पोर है जिसको हम एक्साइन बोलते हैं, एक थिन एंडोस्पोर है जिसको हम इंटाइन बोलते हैं. और ज़्यादातर स्पोर्स जो है वो भूरे से कलर के होते हैं या फिर ब्लैक कलर के होते हैं. डायमीटर बहुत छोटा होता है, 0.03 mm से 0.06 mm तक के होते हैं. ज़्यादातर ये रेटिकुलेट हो सकते हैं. इनमें स्पाइन जो है माने ऐसा देखा गया है कि आप देखिए चित्र में मैंने बताया है, जो आउटर एक्साइन होती है वो थोड़ी सी स्पाइनी होती है, या फरकेट स्पाइंस या रेटिकुलेट स्पाइंस उसमें हो सकते हैं. कभी कभी ऐसा भी होता है कुछ प्रजातियों में कि कुछ छोटे से शॉर्ट पैपिली भी दिखते हैं. स्पोर्स में एक सुस्पष्ट न्यूक्लियस होता है, उसका अपना क्लोरोप्लास्ट होता है. ये सारी चीजें स्पोर में मिलती हैं. तो स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल. नाउ हाउ इट जनरेट्स. स्पोर बन गया माने वो क्या हो गया, गैमेटोफिटिक जनरेशन की प्रथम कोशिका हो गया. अब वो जनरेट करेगा तो प्लांट बन जाएगा, यानी गैमेटोफाइट बन जाएगा. तो स्पोर को ही हम यंग गैमेटोफाइट भी बोल सकते हैं. स्पोर जनरेशन कैसे होता है, जो स्पोर है वो या तो जैसे ही बना वैसे ही उसमें जनरेशन शुरू हो जाता है, या फिर कुछ रेस्टिंग पीरियड जो है वो रेस्ट कुछ हफ्ता का या महीना का लेता है स्पोर, प्रजातियों में अलग अलग हिसाब से. और जनरेशन के समय जो ट्राई रेडिएट रिज था जो स्पोर में देखिए चित्र में मैंने बनाया है, वहाँ पे क्या होता है कि वो प्रॉक्सिमल साइड है, वहाँ से जो है एंडोस्पोर जो है प्रोट्रूड करने लगती है. मतलब पानी को एब्जॉर्ब करके एक्साइन जो है बस्ट हो जाती है, फट जाती है, और एंडोस्पोर यानी इंटाइन जो है बाहर निकल आती है. इंटाइन जो है वो क्या करती है, एक छोटे से पेपिला के रूप में बाहर निकलती है, और इसके अंदर फिर इसका न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, फूड मटेरियल जो भी ऑयल ड्रैप्स वगैरह हैं सब उसमें मूव कर जाते हैं. उसके बाद में देन ट्रांसफर वाला एक आड़ा विभाजन उसमें होता है, जिसके कारण एक सेल बन जाती है, प्रथम सेल जिसको हम बोलते हैं. और उसके बाद में फिर अनदर ट्रांसफर डिवीजन होता है, जिसके कारण एक 3 सेल वाला छोटा सा फिलामेंट बन जाता है. अब इसका जो 3 सेल वाला छोटा फिलामेंट है, इसकी जो अपर मोस्ट सेल है उसमें फिर स्लाइटली इंक्लाइंड, मतलब जिसको हम बोलते थोड़ा सा तिरछे विभाजन ऐसे होते हैं 2, जिसके के कारण एक हमको 2 फेसेस वाली एक एपिकल सेल मिल जाती है विद 2 कटिंग फेसेस. और उसके बाद में फिर जो वर्टिकल वॉल है राइट एंगल पे फिर फर्स्ट वॉल पे होती है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ एन ऑक्टेंट. और जो इसमें से फिर जो 4 अपर सेल्स हैं वो अपनी एक्टिविटी से एक सेंडिकर इलोंगेटेड एक स्ट्रक्चर बना लेती है, और लोब्स ऑफ द थैलस अपीयर होने लगते हैं. और जब बाद में ये और आगे बढ़ते हैं तो जो एपिकल सेल विद 2 कटिंग फेसेस थी, इसकी एक्टिविटी से और भी सेल्स बन जाती हैं. जो फर्स्ट रॉयजेट है थोड़ा सा लेट निकलता है, और ये जो है डायरेक्ट इलोंगेशन से, किसी भी सेल्स की इलोंगेशन से निकलता है. देखिए मैंने यंग थैलस वाले स्लाइड में चित्र में इसको बताया है. तो ये इलोंगेट होकर निकलता है, और ये फिर से माने पूरी जो सेल्स हैं ये थैलस को, क्योंकि थैलस क्या है, नॉर्मल पैरेन्काइमा ही तो है, आपने देखा ना स्ट्रक्चर में. तो ये राइजोइड जो है ये इस प्रकार से अपने आप को ओरिएंट कर लेते हैं कि वेंट्रल सरफेस की ओर दिखते हैं, और जो बाकी जो सेल्स हैं वो उनका ओरिएंटेशन इस प्रकार होता है कि डॉर्सल
सरफेस में वो हो जाती हैं और इस प्रकार जो है पूरा एंथोसोरस का थैलस मिल जाता है। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि एंथोसोरस में ये, इसीलिए मैंने लास्ट में इसको समराइज कर दिया है, एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बना दिया है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में हम पूरी लाइफ साइकिल देख सकते हैं। इसमें आप देखिए जो शेडेड साइड है वो एंथोसोरस की स्पोरोफिटिक जनरेशन को बता रही है, और जो उजली साइड है वो क्या बता रही है, गैमेटोफिटिक जनरेशन को बता रही है। गैमेटोफिटिक जनरेशन माने थैलस। तो थैलस क्या है, पहले मैच्योर थैलस जो हमको दिखता है वो गैमेटोफाइट है। उसके अंदर लाइफ साइकिल चलाने के लिए सेक्सुअल मोड में क्या क्या बने, सेक्स ऑर्गन्स बने। नाम उनके क्या है, एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम। एंथ्रीडियम ने क्या प्रोड्यूस किया, मेल स्पर्म या एंथ्रोजॉइड। आर्किगोनियम ने क्या प्रोड्यूस किया, एग। दोनों के यूनियन से क्या बना, जाइगोट। जैसे ही जाइगोट बना कौन सी स्टेज आ गई, स्पोरोफिटिक जनरेशन आ गई। बने 2 एग जनरेशन की प्रथम कोशिका। उसमें डेवलपमेंट हुए तो ये देखिए 2-3 स्टेज मैंने बनाई है कि 2 सेल प्रो एम्ब्रियो बना, उसके बाद 4 सेल प्रो एम्ब्रियो बना, उसके बाद में यंग स्पोरोगोनियम बन गई, और उसके बाद में बड़ी स्पोरोगोनियम बन गई, जिसमें लास्ट सेल जनरेशन जो थी स्पोर मदर सेल्स थी, उनमें मियोटिक डिवीजन हुआ तो स्पोर टेट्राड बना। स्पोर टेट्राड जब प्रत्येक स्पोर टेट्राड ऐसी कई स्पोर मदर सेल्स हैं वो जब खुली तो स्पोर्स बने, और उन स्पोर्स ने जर्मेट करके फिर से एक एंथोसोरस का थैलस बना दिया। सो द लाइफ साइकिल रन्स बाय द प्रोमिनेंस ऑफ द गैमेटोफिटिक जनरेशन and the alternation of the 2 generation by each other. One is the gametophytic and the other is sporophytic, and they alternate with each other, and this type of alternation of generation is known as heteromorphic. तो इसमें 2 लाइफ साइकिल तब तक नहीं चलेगी जब तक कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो 2x जनरेशन नहीं आएगी, फिर मियोसिस नहीं होगा तो एग जनरेशन नहीं आएगी। तो लाइफ साइकिल को चलाने के लिए एंथोसोरस में दोनों ही जनरेशन का क्रमिक रूप से आना जाना जरूरी है, और इसी बात को हम बोलते हैं फिनोमिनन ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, या पीढ़ियों का एकांतरण, जो कि एंथोसोरस में पाया जाता है। तो आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये आपके कोर्स का एंथोसोरस का लाइफ हिस्ट्री जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर और गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर दोनों ही इम्पोर्टेंट है, और लाइफ साइकिल भी कभी कभी अकेले चित्र बनाने को भी आ जाती है, कभी डिस्क्राइब करने को भी आ जाती है। इस प्रकार आप कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।